धन्यवाद सभापति महोदय। क्या बोला भाई? आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। खोदा पहाड़ निकली चुहिया। शहीदों की चिताओं पर खड़ी कांग्रेस जिसने भारत को विभाजित किया, आज राहुल गांधी के बयान से मुझे लड़खड़ाती हुई नजर आई सभापति महोदय। ये संविधान की बात करती हुई नजर आई और मैं 1976 का ये पूरा डिबेट लेकर आया। ये संविधान कैसे कांग्रेस ने तार-तार किया, इसका कोई जवाब नहीं। केवल संविधान की ऐसे किताब नहीं होता है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें कोई फंसना नहीं। उसी तरह से सभी जो है फंस गए चिड़िया। ये संविधान का किताब जो है राहुल गांधी और उनकी पार्टी के लिए केवल एक उसी प्रकार की कहावत है सभापति महोदय। आप ये समझें, ये 76 में स्वर्ण सिंह की कमेटी बनी 1975 में। उन्होंने सारे इंस्टीट्यूशन को खत्म कर दिया अध्यक्ष महोदय, जिसके लिए आज फिर से लगे हुए हैं। इस संविधान में 121 बार राष्ट्रपति का जिक्र है। इस संविधान में 121 बार राष्ट्रपति महोदय का जिक्र है। आपको आश्चर्य होगा कि एक संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति के सारे अधिकार को कांग्रेस ने खत्म कर दिया। राष्ट्रपति रबर स्टांप हो गया। राष्ट्रपति जो कैबिनेट कह कर देगी उस पर मोहर मारना उसका अंतिम लक्ष्य हो गया। राष्ट्रपति का इंस्टीट्यूशन खत्म हो गया। इंदिरा गांधी ने इसी वोट चोरी करके जब रायबरेली का चुनाव जीता और जब फैसला हुआ कोर्ट का, तो ऐसा सिचुएशन इस व्यक्ति ने पैदा किया, इस पार्टी ने पैदा किया कि आपको आश्चर्य होगा कि 3 जज को बाईपास करके एक ऐसे चीफ जस्टिस को बना दिया जो 8.5 साल तक इसका मुख्य न्यायाधीश रहा। प्रेस की पूरी स्वतंत्रता खत्म हो गई। इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर रामनाथ गोयनका से लेकर सारे लोग जो कुछ को कहते थे, और यह केवल इस संविधान संशोधन में हुआ। आज वो इंस्टीट्यूशन की बात करते थे, यूपीएससी जैसी संस्था, और ये पूरे सदन को जानने वाली बात है, यूपीएससी जैसी संस्था जो आईएएस और आईपीएस और ऑल इंडिया सर्विसेज को पैदा करती है। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता बटुक सिंह 10 साल तक यूपीएससी का चेयरमैन रहा। ये यूपीएससी की हालत कर दी इन्होंने। ये चुनाव आयोग की बात करते हैं। इस देश का पहला चुनाव कमिश्नर सुकुमार सेन, जब वो रिटायर होते हैं तो उसको सूडान का ये राज्यपाल बना देते हैं। वीएस रमा देवी जब रिटायर होती है उसको हिमाचल का गवर्नर बना देते हैं। टीएन शेषन जब रिटायर होते हैं तो उसको अहमदाबाद में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कैंडिडेट बना देते हैं। और एमएस गिल जब रिटायर होते हैं तो वो इस केंद्र के मंत्री 10 साल तक इसी सदन में रहते हैं। किस चुनाव आयोग की बात करते हो? हाँ, हम आरएसएस के हैं। मुझे गर्व है कि हम आरएसएस के हैं। और आरएसएस के इसीलिए हैं कि ऋण है शरीरों में, ऋण है शहीदों का मगर कैसे चुकाएंगे। ऋण है शहीदों का मगर कैसे चुकाएंगे। लहू की जब तक बूंद है तब तक तिरंगा लहराएंगे। यही आरएसएस का मापदंड है और यही हमारा विषय है। अध्यक्ष महोदय, वोट चोरी और एसआईआर, ये पूरा डॉक्यूमेंट जो है राहुल गांधी के लिए ही लेके आया। ये 1980 का, अध्यक्ष महोदय, ये 1980 का कांग्रेस का, ये क्या करना चाहते हैं ये देश को जानने वाला विषय है सर। और मैं सबसे पहले ये बताऊंगा, ये 1980 का जवाब है पी शिवशंकर का, कांग्रेस के मंत्री थे। इंद्रजीत गुप्ता जो है उन्होंने प्रश्न पूछा और ये कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज बिहार का ही चुनाव, चूंकि अभी डॉक्टर संजय जायसवाल बोल रहे थे, बिहार के काफी लोग बोले कि एसआईआर के बाद हम बड़े बहुमत से जीत कर आए हैं। आपको आश्चर्य होगा सर कि 324 की विधानसभा थी, 324 की, पूरे लिस्ट के साथ है, मैंने नहीं दिया, वो पी शिवशंकर ने इस फ्लोर पर दिया है। 81 विधानसभा में दोबारा पोल करना पड़ा, काउंटर मांड हुआ था। और इस 81 विधानसभा में यदि आप कहेंगे तो उसका नाम पढ़ दूंगा सर। विश्रामपुर में 50 जगह जो है बैलेट बॉक्स छीन लिए गए रास्ते में आते हुए। पांकी में बूथ नंबर 28 पर जो है सारे छीन लिए गए। रफीगंज में, नोखा में, भभुआ में, दिनारा में, काराकरी में, मसरख में, बख्तियारपुर में, बाढ़ में
81 जगह पर चुनाव काउंटरमांड हुआ था सर। इसी बैलेट पेपर के कारण शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी को वोट नहीं देने दिया जा रहा था सर। आज क्या फिर से वही वापस आना चाहते हैं? मैं आपको सभापति महोदय, ये सभी लोगों ने कांग्रेस से लेकर डीएमके, डीएमके से लेकर टीएमसी तक वाईएसआरसीपी ने जो है ईवीएम की बात की। ये ईवीएम की पूरी हिस्ट्री लेकर आओ सर, पूरी हिस्ट्री है। हिस्ट्री किसने? ये ईवीएम कौन लेकर आया? ये ईवीएम कांग्रेस लेकर आई सर। पहली बार ईवीएम, आपकी जानकारी के लिए, 1987 में पायलट प्रोजेक्ट के नाते राजीव गांधी जी लेकर आए। ये ईवीएम की पूरी हिस्ट्री है। और 91 में जब नरसिम्हा राव की सरकार आई तो उन्होंने तय किया कि ईवीएम आएगा। और ईवीएम आएगा, ऐसे नहीं आएगा सर। ये सारी रिपोर्ट है सर। ये रिपोर्ट है 1961 के सेलेक्ट कमेटी की, और ये रिपोर्ट है 1971 की सेलेक्ट कमेटी की। ये पूरे पार्लियामेंट को जानने वाली बात है। दोनों रिपोर्ट के अध्यक्ष जगन्नाथ राव कांग्रेसी थे। और जो 1971 की रिपोर्ट बनी उसमें एचआर गोखले जो कांग्रेस के लॉ मिनिस्टर थे। और दोनों रिपोर्ट में क्या कहा? दोनों रिपोर्ट में यह कहा कि एसआईआर की आवश्यकता है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होना इलेक्टोरल फॉर्म्स का सबसे बड़ा विषय है। 1961 में भी यही कहा, 1971 में भी यही कहा। और दूसरी बात कही 1961 में कि चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होनी चाहिए, क्योंकि राजस्थान के तत्कालीन, जिस राज्य से आप आते हैं सर, राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया का भी चुनाव अवैध इसी आधार पर हुआ था कि पूरे के पूरे बूथ लूट लिए गए। इतना ही नहीं हुआ था सर, इतना ही नहीं किया इन लोगों ने। यदि चौटाला की बात करें तो पूरा का पूरा मेहम का चुनाव काउंटरमांड हो गया था। पटना का चुनाव पूरा आरजेडी ने लूट लिया था। इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री के तौर पर वहां चुनाव लड़ने के लिए गए थे, पूरा का पूरा उन्होंने लूट लिया था। और इस कारण से कहा गया कि ईवीएम की आवश्यकता है, नहीं ईवीएम होगा तो ये चुनाव पूरे रिगिंग हो गए। दूसरा, अटल बिहारी वाजपेयी जी इस कमेटी के मेंबर थे और एल.के. आडवाणी मेंबर थे। उन्होंने कहा कि बूथ वाइज काउंटिंग करो, क्योंकि आप लोग जब चुनाव के रोल को घुमाते हो तो उसमें बूथ से पता नहीं चलता है। तो क्या तर्क दिया गया आपको पता है सर? यह तर्क यह दिया गया कि बूथ वाइज यदि काउंटिंग करने लगेंगे तो जितने ये गुंडे बदमाश मवाली हैं वो वोटरों को मारेंगे। इसीलिए आपको ध्यान हो, उस वक्त काउंटिंग वो होती थी जिसमें कि सभी बूथों को मिला दिया जाता था और जिसमें इनको रिगिंग करने की सबसे बड़ी सुविधा होती सर। 24 नवंबर 1980 लालकृष्ण आडवाणी जी का प्रश्न है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, और वो कह रहे हैं सर, अभी राहुल गांधी जी बड़ा लंबा बोल कर गए कि प्रधानमंत्री जी मेंबर हैं, अमित शाह जी मेंबर हैं, मैं अकेले मेंबर हूं, मेरी बात नहीं सुनी जाती है। ये 24 नवंबर 1980 का लालकृष्ण आडवाणी का पार्लियामेंट में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर क्वेश्चन है सर, और उसका जवाब शिवशंकर जी देते हैं। शिवशंकर जी ये देते हैं, रिकॉर्ड का चीज है सर, कि चुनाव आयोग बहुत ही ईमानदारी से काम कर रहा है, इसीलिए अपोजिशन के किसी नेता को उसके सिलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व करने की आवश्यकता नहीं। 1950 से लेकर 2014 तक आप जो है लगभग 64 साल तक आपने जिसको चाहा चुनाव आयोग का अधिकारी बैठा दिया। मदर टेरेसा पर जिस आदमी ने किताब लिखा, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए एमपैनल नहीं हुआ, एडिशनल सेक्रेटरी के लिए एमपैनल नहीं हुआ, सेक्रेटरी के लिए एमपैनल नहीं हुआ, वो नवीन चावला चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया। केवल मदर टेरेसा का जो है, केवल क्रिश्चियनिटी को जब बढ़ा रहा था, केवल उसके आधार पर आपने चुनाव आयोग बना दिया। एमएस गिल, जिसने कि राहुल, जब सोनिया गांधी जी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के चक्कर में फंस गई और लगा कि ये दीवार हो जाएंगी, 6 साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए काबिल नहीं रहेंगी, उस एमएस गिल को आपने जब बचाया, उसने उसके रिटायर होते ही 10 साल तक उसको ढोते रहे, आप केंद्र में मंत्री बनाए रखे।
आज आप जो है 100 चूहे खा के बिल्ली चले हज को। हमने तो कम से कम एक कमेटी बना दी कि कम से कम आपको चुनाव आयोग के घोषणा के पहले, यदि आपको लगता है कि बात नहीं सुनी जाती है, तो चुनाव आयोग के घोषणा के पहले आपको लिस्ट भेज देते हैं। आप उस कमेटी के सदस्य होते हो, कम से कम नोट ऑफ डिसेंट आप लिख देते हो। हम लोगों के नेता को सर, चाहे वो अटल जी हो, चाहे अडवाणी जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे सुषमा जी हो, जब वो लीडर ऑफ द पार्टी थी, मुख्यमंत्री थी, तो उसको तो अखबार से ही पता चलता था ना सर। 1980 में आपने कहा कि इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गजट फॉर द पर्पज ऑफ एक्सरसाइज ऑफ वोट्स हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं। 1980 से आप जिन चीजों को पूरे देश को घुट्टी पिलाते रहे, हमारे जैसे लोगों को मूर्ख बनाते रहे, बैलेट से जो है आप लूट लूट कर जो है हमारे वोटर को तंग करके यहां आते रहे और कहते रहे बार बार कि हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से चुनाव लड़ेंगे। आज उसी ईवीएम के खिलाफ आप मुझे बताने की कोशिश कर रहे हो। इसके आपने कहा है, हमारे यहां 6 साल का, आप तो उस पार्टी में 20 साल रहे हो कीर्ति आजाद साहब, हमारे यहां अध्यक्ष को 2 टर्म मिलता है और 1 टर्म अध्यक्ष का 3 साल के लिए होता है। इसीलिए नड्डा जी 2020 में बने हैं, उनका टर्म 2026 तक है। आप अपने यहां देखिए कि ममता बनर्जी जी जब से अध्यक्ष बनी है, कोई दूसरा अध्यक्ष नहीं बना है। आप डीएमके में देखिए कि करुणानिधि जी के परिवार के बाद कोई अध्यक्ष नहीं बना है। उसके लिए शरद पवार एक्सेप्शन हो सकते हैं कि उनके पार्टी में अध्यक्ष जो है उनके परिवार के लोग नहीं है, मैं उनको मान सकता हूं। लेकिन आप ये देख लीजिए, आप कांग्रेस का देख लीजिए, गांधी परिवार को छोड़कर कोई दूसरा बनता नहीं, और जो बनता है उसकी स्थिति सीताराम केसरी टाइप हो जाती है, उसके धोती खोल लिए जाते हैं। किस ओबीसी की बात करते हो, किस रिफॉर्म्स की बात करते हो, किस कमेटी की बात करते हो? आपकी जो कमेटी है उसी कमेटी के ये हालात हैं, उसी कमेटी के। मैंने क्या कर दिया? ममता बनर्जी जी यदि अध्यक्ष से नहीं हट रही हैं तो आप लोगों का कीर्ति आजाद को अध्यक्ष बन जाना चाहिए। सभापति महोदय, ये जो कांग्रेस है, ये कांग्रेस जिन्ना से लेकर सलमान रश्दी तक, जिन्ना से लेकर सलमान रश्दी तक वोट बैंक के अपीजमेंट में फंसी हुई है। ये फजलुल हक से लेकर साहबानों तक और राजा महमूदाबाद से लेकर बाबरी मस्जिद तक केवल मुस्लिम परस्त राजनीति बनाई हुई है। राजा महमूदाबाद जो कि मुस्लिम लीग के अध्यक्ष हुए, जिन्होंने भारत का विभाजन किया, उनकी पूरी संपत्ति आपको ध्यान हो, जिसको कि नरेंद्र मोदी जी को कानून बनाना पड़ा, जो पाकिस्तान में बैठा है, उसकी पूरी संपत्ति को कांग्रेस ने दे दिया। सर यही कांग्रेस का इतिहास है, बहुत पुरानी बात नहीं है, 2012 की बात है, 2012 की बात है सर। जिस कांग्रेस ने सोमनाथ का विरोध किया, उसी कांग्रेस ने अयोध्या का विरोध किया। आज तक सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कोई अयोध्या का मंदिर दर्शन करने तक नहीं गए सर। सोमनाथ भी कभी नेहरू जी नहीं गए थे, आज नहीं गए। मैं केवल इतना ही अंत में कहूंगा सर कि हम भारतवर्ष का हृदय से अमिट सम्मान करते हैं, यहां के चांदनी मिट्टी का गुणगान करते हैं। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाने की, मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाने की या मोक्ष पाने की, तिरंगा के कफन में मेरा बस चले, यही आह्वान करते हैं। हमारा शरीर तिरंगा के कफन में जाए और इस देश को आगे बढ़े, विकसित भारत 2047 बनाए। और सोरोस फाउंडेशन के आदमी जो देश को टुकड़ा करना चाहते हैं, जो इंस्टीट्यूशन को खत्म करना चाहते हैं, राहुल गांधी की राजनीति को परास्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ बंदे